मामा के नाम से पूरे देश में विख्यात है ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। अब तो मामा हूं मामा। केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी उस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो मकान भारत सरकार भेजती थी वो गरीबों तक नहीं पहुंचने दिए। भारत सरकार का पैसा रखा रहा, ये गरीबों का मकान बनाने आगे नहीं बढ़े। और भारत सरकार ने जो पैसा भेजा गरीबों के मकान बनाने में नहीं लगाया, उसको वापस कर दिया। जब छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं तो एक सौगात आपको विष्णुदेव जी देने आया हूं। हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और जो मामा के नाम से पूरे देश में विख्यात है ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप मन सब एक बार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। आज पंचायत के विकास से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ हमन जब भी आदरणीय शिवराज सिंह जी के जगह के पास में हमन जाथन छत्तीसगढ़ के विकास बर, तो उम्मीद से ज्यादा हमन ला देहे के काम करते हैं। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए माने कृषि मंत्री जी ला हमन ला सुनना है। मैं फिर से आप सबके तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से, हमारे देश के आदरणीय कृषि मंत्री जी के, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जी के बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज समय निकाल के हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में और ये धमतरी में पधारीन है, उमन के स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब तो मामा हूं मामा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। यहां मुझे लगता ही नहीं है कि मैं दूसरे प्रदेश में आया हूं, ऐसा लगता है जैसे अपने ही प्रदेश में आया हूं। ये छत्तीसगढ़ के हर कोने के, हर ब्लॉक में विद्यार्थी जीवन से ही घूम रहा हूं और जब यहां आता हूं तो आनंद और प्रसन्नता से भर जाता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, जय जोहार। सबसे पहले धमतरी की अधिष्ठात्री देवी अंगार मोती माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। अंगार मोती मोरे दाई, वो तोर अंगना में बरत है जोत, तोर अंगना में बरत है ज्योति, माता को प्रणाम। जम्मो महतारी भाई बहनों, मल्ला राम राम, आप सबको प्रणाम। आज भारत के किसानों के लिए बड़े आनंद का दिन है। प्रधानमंत्री जी कुछ समय के बाद किसान भाई बहनों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डालने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर्मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत की धरती पर आए हैं। और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। कौन सोचता था बहनों और भाइयों,
कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लोग कहते थे केवल नारा है, बनेगा नहीं। लेकिन आज सारा देश और सारी दुनिया देख रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र जन्मभूमि पर हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। आप सोचो धमतरी और आसपास के बहनों और भाइयों, कौन सोचता था कश्मीर से धारा 370 हटेगी? लोग कहते थे ये केवल नारा है जो बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं, और कांग्रेस और बाकी लोग बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की घाटी जल जाएगी अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो। असंभव मानते थे, लोगों को भरोसा ही नहीं था कि यह कभी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और आपने शानदार बहुमत दिया तो असंभव भी संभव हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई और खून की एक बूंद नहीं बही, पत्ता नहीं हिला, पत्ता नहीं हिला। आज जम्मू और कश्मीर में शांति है। कौन कहता था कि मेरी बहनों को बार बार विपक्षी हमारे कहते थे कि संसद में 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए भी, कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये चमत्कार भी अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। और छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, आपने नक्सलवाद के दर्द को झेला है। कौन सोचता था कि वो दिन आएगा जब नक्सलवाद का अंत कर दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, याद करो, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने तारीख बता के ये कहा कि उस तारीख तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद का अंत कर देंगे। और आज मैं ये कह रहा हूं, हमारे गृह मंत्री भी यहां बैठे, आज वो दिन आ गया है कि नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर खून की नदियां नहीं बहेगी, गोलीबारी नहीं होगी, कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं रहेगा, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। विजय जी यहां बैठे, वो गए थे उस गांव और कहा था परिजनों को कि सरेंडर कर दें। लेकिन बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, आतंकवाद नहीं चलेगा, नक्सलवाद नहीं चलेगा, देश में शांति, प्रगति और विकास का ही राज होगा। यह हमारा संकल्प है। और आज इस धरती पर मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, आपने जो दिल्ली की घटना हुई है विस्फोट की, जिनने जुर्रत की है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, धरती के अंदर भी जाएंगे तो खोज के उनको छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है, आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे, भारत सरकार ने यह कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे, कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए किसानों के कल्याण की एक नहीं अनेकों योजना है। लेकिन आज बधाई दूंगा, 25 साल छत्तीसगढ़ को जन्मे, 25 वर्ष पूरे हो गए। अटल जी याद आते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनने छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं, बीच के 5 साल अगर छोड़ दें, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो आप देखें छत्तीसगढ़ कैसे प्रगति और विकास के पथ पर जा रहा है। आज मुझे गर्व ये कहते हुए, छत्तीसगढ़ वासियों, छत्तीसगढ़ अब पिछड़ा राज्य नहीं है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़
अब देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो चुका है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं और सरकार का अभिनंदन करता हूं। यहां ऐसी सरकार भी आई जिसने भ्रष्टाचार की अति कर दी, कमीशनखोरी, दलाली, भ्रष्टाचार, बदले की भावना से काम करना। और उसके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री कभी थे वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। पहुंचता कैसे जनता के पास? खाने वाले कितने बैठे थे बीच में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 1 रुपया डालते हैं तो पूरा 1 रुपया ही जनता के खाते में पहुंचता है। 1 नया पैसा इधर उधर नहीं होता। और आज जब 25 साल पूरा होने के इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर आया हूं तो ये प्रसन्नता भरी खबर कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी बता रहे थे विजय शर्मा जी, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी थी कांग्रेस की सरकार में। उस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो मकान भारत सरकार भेजती थी वो गरीबों तक नहीं पहुंचने दिए। भारत सरकार का पैसा रखा रहा, ये गरीबों का मकान बनाने आगे नहीं बढ़े। और भारत सरकार ने जो पैसा भेजा गरीबों के मकान बनाने में नहीं लगाया, उसको वापस कर दिया। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मोर अधिकार मोर आवास मोर अधिकार। यह आंदोलन चला था छत्तीसगढ़ की धरती पर, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया था। हमारा नेतृत्व बैठा है। लगभग 19 लाख मकान जो भूपेश बघेल की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को मिल नहीं पाए थे, आज मैं संतोष से यह कह रहा हूं कि वो 19 लाख मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। उन गरीबों के अब घर बन रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना, केवल 19 लाख मकान नहीं, नया सर्वे भी हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, यह संकल्प है मोदी जी की सरकार का, यह संकल्प है विष्णुदेव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। आप बताओ, सबका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन कौन है जो कच्चे घरों में रहते हैं? हाथ उठाएं जरा। वो भाई बहन जो कच्चे घर में रहते हैं वो हाथ उठाएं। अभी कहीं कहीं हाथ उठ रहे हैं। मैंने जो सर्वे करा है केंद्र सरकार ने, विजय यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विष्णुदेव जी, लगभग 31 लाख नाम और सर्वे में ऐसे आए हैं छत्तीसगढ़ के जिनके पास पक्के मकान नहीं है। आप एक बार वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। यह सरकार किस लिए है? केवल सत्ता के अहंकार में डूबने के लिए नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। हम कच्चे मकान की जगह पक्के घर भी बनाएंगे। और मेरे गांव में रहने वाले भाइयों और बहनों, नक्सलवाद के आतंक के कारण कई वर्षों तक कई गरीब मकान नहीं बना पाए थे। और तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अतिरिक्त मकान अगर कुछ और मिल जाए तो नक्सल प्रभावित इलाके में हम गरीबों के मकान बना दें। आपने 15,000 मकान का कहा था, वो 15,000 मकान नक्सलवाद प्रभावित इलाके में दे दिए गए हैं। और भी कोई रह गए हों तो आप चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। और सड़कें, छत्तीसगढ़ की धरती पर कई गांव ऐसे थे
जहां पक्की सड़कें नहीं थी, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के नाते यह काम मेरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि गांव में हम पक्की सड़कों का निर्माण करें। और आज 25 वर्ष पूरे होने पर जब छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं तो एक सौगात आपको विष्णुदेव जी देने आया हूं। हमने ये तय किया है कि हमारे कुल मिला के 780 गांव छत्तीसगढ़ के, उनको जोड़ने के लिए 2426 किलोमीटर सड़कों के लिए 2225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो स्वीकृति का पत्र आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए लेके आया हूं। हमका खाली हाथ क्या चलना। ये 2225 करोड़ रुपए की सड़कें, विजय जी आप भी आ जाए, आप मंत्री हैं विभाग के। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे बेरा। ये छत्तीसगढ़ के अधिकार है, छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार है, जो छत्तीसगढ़ की इस महान जनता को देने का हम काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये वचन भी देता हूं कि कृषि विभाग हो और ग्रामीण विकास विभाग हो, जब छत्तीसगढ़ को जरूरत पड़ेगी पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी और इस सरकार के साथ मिलके हम छत्तीसगढ़ के गांव का और छत्तीसगढ़ की खेती के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। 5 साल बर्बाद कर दिए पुरानी सरकार ने, कांग्रेस की, और आज तो कांग्रेस सचमुच में बोझ सी बन गई है, बोझ सी। अभी बिहार के चुनाव परिणाम आपने देखे, कांग्रेस राजद के साथ हो गई तो कांग्रेस अब ऐसी बोझ बन गई कि जिसके साथ कांग्रेस हो जाती है वो ही डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां राहुल भैया गए वहां वहां बंटा ढाल। और मुद्दे भी क्या उठाते, जनता के मुद्दे नहीं उठाते। उनको मकानों से मतलब नहीं है, उनको गरीबों से के राशन से मतलब नहीं है, उनको गांव की सड़कों से मतलब नहीं है, उनको खेती के विकास से मतलब नहीं है। राहुल गांधी मुद्दा ले आए SIR, वोटर लिस्ट, SIR, नारे लगाए वोट चोर गद्दी छोड़, मां को अपमानित करने का काम किया तो बिहार ने ऐसा तमाचा मारा कि अब सांस भी नहीं ले पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे। ये कोई मुद्दा था SIR? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जोर से बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? और वोटर लिस्ट में अगर घुसपैठियों के नाम जुड़े हों तो वो नाम कटने चाहिए कि नहीं? घुसपैठियों के नाम थे, बांग्लादेश से आ गए। अरे ये कोई देश की जगह, ये देश है कि धर्मशाला है? जब जिसके मन में आए तभी वो आके यहां बस जाए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये पाप किया बहनों और भाइयों कि देश में लाखों की तादाद में घुसपैठिए आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अगर कोई घुसपैठिया छत्तीसगढ़ के और देश के किसी भी हिस्से में होगा तो चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये घुसपैठिया घुसते हैं, हमारे संसाधनों पर अधिकार करते हैं, हमारा रोजगार छीनते हैं, हमारी खेतीबाड़ी पे कब्जा करते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में राशन है? क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में मकान है? और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ वालों, जो देश के बाहर से आए घुसपैठिए, उनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? पीछे तक बोले, निकालना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस कहती घुसने दो, रहने दो, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाओ और हमारे संसाधन छिनवाते जाओ। ये पाप किया है कांग्रेस ने, पाप।
जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। आप देख लेना छत्तीसगढ़ वालों, राजद में जैसी आजकल मारा मारी मची है, अब पार्टी नहीं लड़ रही, अब तो भाई बहन में ही झगड़ा हो रहा है। ये महागठबंधन की हालत, इंडिया गठबंधन की हालत तो अब ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ये तितर बितर हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मतलब है, एनडीए को मतलब है विकास से और जनता के कल्याण से। मेरे किसान भाइयों, खेती को लेकर हमारी 3 प्राथमिकताएं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 144 करोड़ भारतवासी, उनको भरपेट खाद्यान्न मिले। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। निशुल्क राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? एक दाना कभी नहीं दिया। 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का चमत्कार अगर कोई कर रहा है हिंदुस्तान में, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। पहला काम हमारा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। गेहूं के लिए, चावल के लिए हमको हाथ ना फैलाना पड़े, हमारी जनता भरपेट भोजन प्राप्त करे। और इस बार धान के कटोरे ने तो चमत्कार किया है विष्णुदेव जी। मैं जिधर देख रहा हूं चारों तरफ धान ही धान दिखाई दे रही है। और एक चमत्कार के लिए आपको और बधाई देता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी भी बैठे, आपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3100 रुपया कुंटल किसान को देने का फैसला किया है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। नंबर 2, किसान को पूरा दाम देंगे। और दाम देने का काम मोदी जी भी कर रहे हैं और विष्णुदेव साय जी भी कर रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज और है, पोषण युक्त आहार मिले, इसकी भी चिंता करेंगे। और ये तीनों उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारी 6 सूत्री रणनीति है। किसान भाइयों, हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है किसानों का उत्पादन बढ़ाना। अभी भी हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी सैचुरेशन पे हम नहीं पहुंचे हैं। उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज बनाना है। मैं जो कोशिश कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम अच्छी किस्म के बीज तैयार कर रहे हैं। अभी हमने धान की 2 वैरायटी बनाई, 2 वैरायटी जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिनमें उत्पादन बढ़ेगा लगभग 30%। और पिछले साल वो रिलीज हुई है, किसान तक पहुंचने में उसको 3 साल लगते हैं। 30% उत्पादन बढ़ेगा, 20 दिन पहले आ जाएगी, 20 दिन पहले, तो उससे एक सिंचाई का पानी बचेगा, कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम होगा। तो 2 धान की ऐसी किस्में हमने तैयार की है। लेकिन केवल धान की नहीं, हम बाकी भी, सरसों की यहां बोनी काफी प्रारंभ हो गई है, हम सरसों के नए बीज बनाने का काम कर रहे हैं। दलहन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा होता था, धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, जहां दलहन की फसलें हो सकती है, चना, मसूर, तुअर, उड़द, मेरी आपसे अपील है आप चना, मसूर, उड़द, तुअर भी बोइए। मैं आज आपको यह कहने आया हूं कि जितनी दलहन की फसल आप पैदा करेंगे, पूरी की पूरी केंद्र सरकार खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। हम एक दाना नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी तुअर पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे, जितनी उड़द पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे, जितना चना पैदा होगा, मसूर पैदा होगी, उसको भी खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्योंकि हमको किसानों को अच्छे दाम देना है। और किसान भाइयों, अच्छे दाम मिले इसके लिए और भी हमने फैसले किए। एक फैसले के लिए आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपको पता था हम पर टैरिफ और मांग उसमें यही थी कि किसान जो चीज हमारे पैदा कर रहे हैं उनको आने दो अमेरिका से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसान के हितों को मरने नहीं दिया जाएगा। हम किसी दबाव में नहीं आए, हम किसी के सामने नहीं झुके, क्योंकि हमको किसान को ठीक दाम देना है।
उत्पादन की लागत घटे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरिया हो, डीएपी हो, जो खाद किसान भाइयों को दिया जा रहा है, वो यूरिया और डीएपी 296 रुपया की, 66 रुपया की यूरिया की बोरी की कीमत है, 1700 रुपया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल 266 रुपया में देने का काम करती है, ताकि लागत घटे, लागत घटे, आपको सस्ता मिले। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लगभग 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोन किसानों को मिलता है, कम ब्याज की दरों पर। संस्थागत ऋण बढ़ा के 25 लाख करोड़ हो गया है किसानों को, ताकि उनकी लागत घटने का काम हो। और तीसरा हमारा काम है उत्पादन के ठीक दाम, एमएसपी। और एमएसपी हर फसल के हमने घोषित किए। मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार तो बोनस दे के खरीदती है, देश को दिशा दी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, लेकिन बाकी भी सब हम खरीदने का काम करेंगे। और चौथी चीज है किसान भाइयों, भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में अगर नुकसान हो जाता है तो किसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। ओला, इल्ली, सूखा, पाला, असमय बारिश। इस बार बारिश के कारण कुछ जगह फसल खराब हुई है, लेकिन ऐसे में भी चिंता मत करना मेरे देश के किसान बहनों और भाइयों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमने बनाई है, और इसमें कई बदलाव किए। कांग्रेस के समय जो फसल बीमा योजना थी, उसमें तो यह बताया गया था कि बीमा की इकाई तहसील होगी। इसका मतलब क्या? एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो भी राहत की राशि नहीं मिलेगी। पूरी तहसील की फसल जब तक बर्बाद ना हो जाए, तब तक किसान को राहत राशि नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान सबकी बर्बाद कर दे। जब सबकी बर्बाद होगी तब मुझे मुआवजा मिलेगा। यह कांग्रेस की सरकार की योजना थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया कि एक गांव की भी फसल बर्बाद होगी तो भी फसल बीमा योजना के रूप में मुआवजा देंगे। और अब एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो उसकी नुकसानी का भरपाई भी की जाएगी। आप बताओ, एक किसान की भी फसल बर्बाद हो जाए तो नुकसान की भरपाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो अब कृषि मंत्री जी, नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये फैसला फसल बीमा योजना में संशोधन करके हमने कर दिया है। और एक चीज और हमने की है, बीमा कंपनियां कई बार लंबे समय तक पैसे ही नहीं देती थी किसान को। अब यह तय कर दिया है कि जिस दिन क्लेम सेटल हो जाए, औपचारिकता पूरी हो जाए, उसके 20 दिन के अंदर बीमा कंपनी को किसान के खाते में पैसा डालना पड़ेंगे, और नहीं डाले तो 12% की दर से ब्याज देना पड़ेगा किसान को। जितनी देर करेगी 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये कई हमने बदलाव किए हैं, कई तब्दीली की हमने फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ताकि किसान को इसका पूरा लाभ मिल सके। इसकी कोशिश हमने की है। आज मैं जब चर्चा कर रहा था, छत्तीसगढ़ में मुझे बताया मैकेनाइजेशन की जरूरत है, अब मजदूर कम मिलते हैं, तो मैकेनाइजेशन का जो एक योजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत भी हम किसानों को मशीनें और उपकरण देने का काम करते हैं। कम कीमत पर सब्सिडी पर, सामान्य तौर पर 45% सब्सिडी है जो हमारे सामान्य किसान हैं, लेकिन अगर छोटे किसान हैं तो 55% पैसा मशीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार देगी। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, आज सब्जी और फल भी अब छत्तीसगढ़ में खूब पैदा हो रहे हैं। किसान को एक दर्द रहता है, और वो दर्द ये है कि हमारे गांव में तो सस्ता बिकता है, लेकिन जब हमारी फल और सब्जी बड़े शहरों में जाती है तो वहां दाम ज्यादा मिलता है। अगर टमाटर दिल्ली और बंबई में 40 रुपया किलो है तो गांव में केवल 20 रुपया किलो मिल पाता है किसान को। मैं आज कह रहा हूं, कृषि मंत्री की हैसियत से हमने एक योजना बनाई है, और उस योजना में यह तय किया है कि आलू, प्याज, टमाटर, इन 3 फसलों के लिए अगर कोई किसान
अच्छे भाव के लिए गांव में सस्ता बिक रहा है, बड़े शहरों में महंगा है। तो अच्छे भाव के लिए वो बड़े शहर इसलिए नहीं जाता था कि ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा लग जाएगा, माल भाड़ा ट्रक लेके जाएगा, कि मुनाफा होगा ही नहीं। तो हमने कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी योजना बनाई है। राज्य सरकार अगर अपनी किसी संस्था के माध्यम से ऐसी सब्जियों को खरीदेगी और बड़े शहर में भेजेगी तो ट्रक का भाड़ा पूरा केंद्र सरकार चुकाएगी, किसान पर नहीं लगेगा। ये हमने इसलिए किया है ताकि ऐसे किसान हिम्मत करें बड़े शहरों में अपने उत्पादन को ले जाने के लिए। एक MIS योजना बनाई है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसके तहत अगर किसी चीज के रेट कम हो गए, कोई सब्जी के रेट कम हो गए, तो सरकार, राज्य सरकार मॉडल रेट निकाले और मॉडल रेट निकाल के ये तय करेगी कि उससे कम कीमत पे बिक रहा है तो उसका अंतर किसान के खाते में डाले। वो योजना राज्य सरकार अगर स्वीकार करेगी तो 50% राशि केंद्र सरकार उसकी देगी, 50% राज्य सरकार देगी। इसका मतलब यह है कि किसान को जहां जरूरत पड़ेगी अच्छी कीमत के लिए, तो हमने सरकार आपके साथ खड़ी कर दी है ताकि आपको सस्ता ना बेचना पड़े। खेती के बारे में ये कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा, कभी इंडी गठबंधन की सरकार ने नहीं सोचा। हम एक काम और कर रहे हैं, फसलों का विविधीकरण। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, इसकी तरफ भी हमको बढ़ना पड़ेगा। और एक काम और जो अभी नया हमने किया है उसके बारे में भी मैं जनता को जानकारी देना चाहता हूं। एक हमने एकीकृत इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत खेती, क्योंकि बहनों और भाइयों अपने पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, बड़े फार्म हाउस तो सबके पास है नहीं। तो ऐसे में अकेले अनाज की खेती से उसका परिवार नहीं चल पाता, उसके परिवार के सामने संकट पैदा हो जाता है। और इसलिए हमने तय किया है, एक मॉडल बनाया है जिसको पूरे देश में प्रचारित कर रहे हैं कि वो खेती के साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग काम करेगा। तो उसके लिए भी किसान को मदद करेंगे ताकि एक चीज से नहीं तो दूसरी चीज से उसकी आमदनी बढ़े और वो फायदे की खेती कर पाए, उसकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से आगे बढ़ पाए। ये कोशिश मेरे बहनों और भाइयों हमने की है। जहां तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सवाल है, मेरे किसान भाइयों, अब तक 3,90,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 3,90,000 करोड़ रुपया। और आज 9,000 किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी आज के दिन। आप बताओ, कांग्रेस की सरकारों ने, इंडी गठबंधन की सरकारों ने कभी किसानों के खाते में पैसे डाले क्या? अरे डाले क्या? तो एक बार जोर से बताओ ना, डाले क्या? उनने कभी नहीं डाले। प्रधानमंत्री जी लगभग 4,10,000 करोड़ रुपया डाल चुके हैं और छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को अब तक 10,282 करोड़ रुपया इसके पहले मिल चुके हैं। और आज भी उनके खाते में 41,85,000 किसानों के खाते में लगभग 500 करोड़ रुपया डाले जाएंगे। 500 करोड़ रुपया। कांग्रेस ने केवल बातें ही बातें की, कांग्रेस ने केवल चर्चा ही चर्चा की, कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की। लेकिन एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि किसान की आमदनी बढ़ाने का कोई तरीका हम ना छोड़ें, कोई तरीका हम ना छोड़ें। हमने तय किया है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने ये फैसला किया है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ड्रिप और स्प्रिंकलर जो किसान अपने यहां लगा के सिंचाई करना चाहता है, क्योंकि नहर ये इलाका तो बहुत पहले से सिंचित है, यहां तो 100 साल से सिंचाई हो रही है और धमतरी के आसपास 2-2 फसलें लोग बहुत वर्षों से ले रहे हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया कि नहर पूरी खोल दी खेत में और खेत में पानी तलातल भर दिया। नहीं, अब हर बूंद पानी की कीमती है, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप
उसके अंतर्गत भी सब्सिडी पर 55% तक की सब्सिडी पर किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर देने का काम भी किया जाएगा, ताकि छोटा किसान भी अपने खेत में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से ढंग से खेती का काम कर पाए। कम पानी में ज्यादा सिंचाई, यह हमारा लक्ष्य है। दूसरी तरफ ग्रीन हाउस और पॉली हाउस बनाने के लिए भी हमने सब्सिडी देने का फैसला किया है, क्योंकि ओपन में खेती नहीं, कई बार रोग ज्यादा उसमें आते हैं, पैदावार कम होती है। अगर वो ग्रीन हाउस में खेती करता है, पॉली हाउस में खेती करता है, तो ग्रीन हाउस और पॉली हाउस बनाने में पैसा ज्यादा लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह तय किया है एनडीए की सरकार ने कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस बनाने के लिए भी आपको सब्सिडी देने का काम किया जाएगा, ताकि छोटा किसान भी ग्रीन हाउस और पॉली हाउस बना सके। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं, जितने भी हमारे किसान हैं, कई बार वो ये शिकायत करते थे, फसलों में अगर नुकसान हो गया तो नुकसान कौन आदमी लिखेगा, पटवारी या राजस्व विभाग का कोई आदमी लिखेगा। और आदमी जब लिखता है और उसके मन में अगर बेईमानी आ जाए तो किसी का कम लिख दिया, किसी का ज्यादा लिख दिया, गड़बड़ भी कर दी, ये शिकायत आती थी। लेकिन अब ये शिकायत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम हर किसान की फार्मर आईडी बना रहे हैं। फार्मर आईडी अब तक लगभग 5 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, किसानों की पहचान। उसमें क्या होगा, उस फार्मर आईडी में मान लीजिए आपका नाम रामलाल है, तो रामलाल की जमीन कौन सी वो होगी, उसमें खसरा कौन सा वो होगा उसमें, फिर उसने फसल कौन सी बोई ये उसमें अपलोड होगा, धान बोई की और कोई फसल बोई, और अगर पशु उसके पास है तो पशु का हिसाब होगा, और कोई संपत्ति उसके पास है तो वो भी उसमें दर्ज होगा। सारी जानकारी किसान की फार्मर आईडी में रहेगी। और मान लीजिए फसल में नुकसान हुआ तो आने वाले वर्षों में अब आदमी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा कि काट के देखेगा कितनी निकलेगी, ये नहीं, सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सही आंकड़े आ जाएंगे कि कितनी फसल खराब हुई है। और टेक्नोलॉजी कभी बेईमानी नहीं करती, ये बेईमानी हम पूरी तरह से हिंदुस्तान की धरती से समाप्त कर देंगे। जिसका जितना नुकसान उतना रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आ जाएगा, ताकि किसान को उसके नुकसान की भरपाई ठीक ढंग से की जा चुके। डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारी सरकार ने किसान भाइयों और बहनों बनाने का काम किया है। और इस ढंग से आप देखेंगे तो कृषि हो चाहे ग्रामीण विकास, मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में बैठी है, इस तरफ भी बहनें बैठी है। बहनों, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बहुत बधाई महतारी बंधन योजना के लिए। आपने लाखों बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण का जो काम छत्तीसगढ़ की धरती पर हुआ है, अलग अलग राज्यों ने उसका अनुकरण करने का काम किया है। ये महतारी बंधन योजना, जिसके अंतर्गत हर महीने मेरी बहनों को पैसा मिल रहा है, और इस योजना ने, लाडली बहना जैसी योजना ने महिलाओं का आत्मसम्मान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा दिया है। इस योजना के बाद हमने कई बहनों से पूछा आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया, तो कई बहनें बोली हमारे घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई, मान सम्मान बढ़ गया, पैसा आते हैं तो पतिदेव भी ढंग से बोलते हैं, कहते हैं पप्पू की मम्मी ठीक तो हो, क्या हाल है तुम्हारे, इसके पहले नहीं पूछते थे। और अब तो सास भी कहने लगी है बहू कैसी हो, तुम भी रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ ही रहे हर महीने। बहनों की आत्मसम्मान बढ़ा, बहनों की इज्जत बढ़ी है। लेकिन केवल यहीं तक हम रुकने वाले नहीं हैं। बहनों सुनना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लखपति दीदी अभियान चल रहा है, और मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को भी ये कहना चाहता हूं, ग्रामीण विकास मंत्री भी बैठे, आजीविका मिशन के माध्यम से, स्वास्थ्य सहायता समूहों के माध्यम से हम हर बहन की आमदनी बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ की भी हर एक बहन को लखपति बनाएंगे, लखपति बनाएंगे। कोई बहन गरीब क्यों रहे, उसकी आंखों में आंसू क्यों होने चाहिए, उसको भी जीने का हक है। बहन और बेटी को भी मुस्कुराने का अधिकार है। अरे भगवान ये धरती अगर बनाई है तो औरत जात के लिए भी बनाई है। ये जल, जमीन, जंगल, पानी, खनिज, खदानें
ये केवल पुरुषों की नहीं है, ये स्त्रियों की भी है। और इसलिए महिला गरीब क्यों रहे, वो मजबूर क्यों रहे, वो हाथ क्यों फैलाए, इसके लिए एक तरफ महतारी वंदन जैसी, लाडली बहना जैसी योजनाएं और दूसरी तरफ लखपति दीदी अभियान। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दूंगा। लगभग 4.5 लाख लखपति दीदी छत्तीसगढ़ की धरती पर आप बना चुके हैं और 8 लाख से ज्यादा आपने टारगेट तय किया है। लेकिन आने वाले समय में हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी बहन गरीब नहीं रहे। हर एक बहन की आमदनी 1 लाख रुपया साल से ज्यादा हो जाए। बताओ मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसी बहन को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो ना, बहनें जोर से बोलेगी गरीब रहना चाहिए क्या? कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहनें लखपति बनेंगी और आगे बढ़ के एक नई सृष्टि की रचना वो करेंगी। मनरेगा के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ वासियों, अभी हमने लगभग 2200 करोड़ रुपए की राशि यहां दी है। और मुख्यमंत्री जी ने और विजय जी ने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में तो मकान बहुत बन रहे हैं, 19 लाख मकान बन रहे हैं। उन मकानों को बनाने में मनरेगा की मजदूरी भी देनी पड़ती है, 90 दिन की, 95 दिन की। और इसलिए उन्होंने कहा था कि वो टारगेट अगर बढ़ जाएगा तो बेहतर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मकान बनाने के लिए आपने कहा था रिवाइज कर दें छत्तीसगढ़ के मैंडेज के टारगेट को, वो रिवाइज करने का काम भी हम कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब मनरेगा की राशि से भी अपने मकानों को पूरा करने का काम कर सकें। ये आपकी सरकार है जो आपके सुख की और दुख की चिंता करती है। एक फैसला और मनरेगा के अंतर्गत हमने किया है। अब मनरेगा की राशि वो ब्लॉक, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विजय जी, जहां पानी की ज्यादा कमी है, वहां 65% राशि मनरेगा की जल संरक्षण के कामों में खर्चा की जा सकती है। किसानों के खेत में तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, जल को हमारे कृषि मंत्री बैठे, अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर लाने के लिए आप इनके निर्माण के कामों को हाथ में ले सकते हैं। उसमें मनरेगा की राशि प्राथमिकता के आधार पर खर्च की जा सकती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच आने ही वाले हैं। उसके पहले कुछ हितग्राहियों को लाभ का वितरण होना है और इसलिए एक बार मैं फिर आप सबको प्रणाम करते हुए, हाँ, जब मैं धमतरी आ रहा था तो धमतरी आने के पहले मुझे लोगों ने कहा था कि धमतरी अगर आप जा रहे हो तो यहाँ के जो हमारे पकवान हैं उनको जरूर चखियाना। मैंने नाम सुनाया भगवती होटल और बैगा होटल के मूंग बड़े का। जब मैं जाऊं तो विजय जी जरा ये मूंग बड़े दिलवा देना, बड़ी तारीफ मैंने सुनी है। और ये भी मुझे कहा कि लस्ता जरूर खाना, लस्ता। छत्तीसगढ़ के भोजन का अपना आनंद है, यहाँ के लजीज व्यंजनों की अपनी शान है। मैं एक बार फिर धमतरी की इस पवित्र धरती पर जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। आज हमारे खाते में किसान सम्मान निधि की राशि वो डालने वाले हैं और हमारे कल्याण के लिए अनेकों काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारा नेतृत्व करते रहे और हमारा छत्तीसगढ़ भी लगातार आगे बढ़ता रहे। यही भगवान से प्रार्थना है, आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल और कल्याण हो। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए, आपका हर दुख दर्द दूर हो और अब आसान जीवन, सुखी जीवन जिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मामा की सबको राम राम, जय जोहार। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की।